नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके लिए लेकर आया हूं कांग्रेस के दिग्गज नेता। जी हां, कभी बीजेपी के दिग्गज सांसद हुआ करते थे, अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वैसे इनका नाता कांग्रेस से बहुत पुराना है। इनके पिताजी धुरंधर कांग्रेसी नेता थे, देश के जाने माने नेता थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अब कीर्ति आजाद बीजेपी से कांग्रेस में आ चुके हैं। तो कांग्रेस को किस मुकाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को पहली बार मिथिलांचल में बहुत दिनों बाद एक कदावर नेता मिला है। आप मिथिलांचल में कांग्रेस का कोई कदावर नेता नहीं था, पहली बार आप आए हैं, क्या योजना है आपकी? नेता तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ये था कि कांग्रेस का थोड़ा ग्राफ गिर गया था, इस कारण से कोई दिखाई नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अगर कहने को तो बहुत सारे नेता हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि वहां पर नेता कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा ने ही कहा कि कदावर नेता की कमी थी मिथिलांचल में, कीर्ति आजाद आ गए हैं तो इसकी भरपाई हो गई। प्रेमचंद भाई की यह बड़प्पन है कि उन्होंने यह बात हमारे लिए कही है। हमारा भी एक प्रयास रहेगा कि एक कार्यकर्ता के नाते हम कांग्रेस का जो भी कार्य हमें मिलेगा उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जिसने देश की लड़ाई लड़ी हो, जिस पार्टी ने देश को शून्य से आगे बढ़ाया हो, जिसने देश की एकता और अखंडता में विश्वास किया हो, जिस पार्टी ने लोगों को जोड़ने का सदैव काम किया हो, उस पार्टी कांग्रेस में जो मेरे पिताजी की पार्टी थी, जो 24 अकबर रोड से वो काम किया करते थे, आज हमको अवसर मिला है कि अपने पिता के घर में वापसी कर रहे हैं। लेकिन आप पुराने दिग्गज कांग्रेसी आपके पिताजी थे, कांग्रेस के बड़े झंडा उठाने वाले थे, फिर आपने कांग्रेस को नहीं चुन करके बीजेपी से राजनीति की शुरुआत क्यों की? देखिए, उस समय हम क्रिकेट खेला करते थे और क्रिकेट में आप जानते हैं कि परफॉर्मेंस ही चलता है, वहाँ कुछ चलता नहीं है। और अटल जी और अडवाणी जी उस समय आए थे, राजीव गांधी जी का देहांत हो गया था, कांग्रेस उस समय उथल पुथल में थी और अटल जी और अडवाणी जी से मेरी भेंट भी थी, जान पहचान भी थी, पिताजी के कारण से ही थी। तो उनसे भेंट हुई, मुझे अवसर मिला तो मैं उसमें चला गया। लेकिन 26 साल में, पिछले 5 सालों में मैंने देखा कि असली मुखौटे के पीछे जो असली छुपा हुआ डरावना चेहरा है, जो देश को बांटता है, जो सांप्रदायिक दंगे करवाता है, वह भारतीय जनता पार्टी था। वह उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं रह गया, इंटरनल डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है। मैंने भ्रष्टाचार के 400 करोड़ का मामला उठाया था। यह नहीं था कि मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा था। जो आरोप मैंने अरुण जेटली पर लगाए थे, उसके समय 400 करोड़ का एक निजी संस्था में, जिसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं था, वह दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन था, उसके मेरे पास दस्तावेज सरकारी थे, जिसमें सरकारी दस्तावेज में माना गया था कि हाँ, यहाँ 400 करोड़ की घोटालेबाजी हुई है। और उसके बाद उसको उन्होंने देखा तक नहीं और मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया। कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। मैंने किया क्या था? मैंने पार्टी के खिलाफ बात की थी। तभी मैं समझ गया था कि और जुमलों की तरह न खाऊंगा न खाने दूंगा भी एक जुमला है। आज मुझे बताइए, पुलवामा में जो हुआ, हमारे शहीद जो सैनिक हैं, उनको सलाम करता हूं, उनके जज्बे को, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। आज पूरा देश उनके परिवार के साथ में है। मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी को उनकी एक वक्तव्य को याद दिलाना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थी, तो नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि यह सरकार यूपीए की क्या कर रही है, अगर हम सरकार में आए तो एक के बदले 10 सर लेके आएंगे। अब तो जितनी 5 सालों में घटनाएं हुई हैं कश्मीर में, मेरे ख्याल से 10 सर नहीं, हज़ारों सर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी को वही आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ। अभी मांग ये उठ रही है कि जो परिस्थिति है देश के सामने, जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, देश में एक राष्ट्रीय सरकार बननी चाहिए जिसमें विपक्ष के नेताओं को भी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। विपक्ष ने तो इस विषय पर समर्थन किया है, इसमें कैबिनेट में हो या ना हो, सरकार को समर्थन किया है कि वह जो भी उचित कड़े कदम उठाना चाहें वो उठाएं, हम सरकार के साथ। ऐसी सरकार बननी चाहिए। ऐसी सरकार बनी नहीं सकती है, विश्व में कहीं नहीं बनी है। जहां पर अगर एक ही पार्टी की सारी सीटें हों, फिर तो समझ में आती है कि अपने आप में वो सरकार उसकी हो गई। लेकिन जहां पर विपक्ष होता है, वहां पर इस प्रकार से सरकार कैसे बनेगी? हाँ, आज़ादी के पहले 1952 के पहले ऐसे कुछ लोग थे जो जुड़े थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जो मंत्रिपरिषद में थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस मंत्रिपरिषद में थे। अच्छा सर, आप अब कांग्रेस में आ गए हैं, आप दरभंगा से चुनाव प्रचार कब से शुरू करेंगे? मेरा चुनाव प्रसार शुरू से ही है, चल रहा है दरभंगा से। मैंने इच्छा अपनी जाहिर कर दी है कि मैं दरभंगा से लड़ना चाहता हूँ।
पहले अनाथ था, इसलिए ठोक बजा के बोलता था कि दरभंगा से ही लड़ूंगा। अब मैं देश की सबसे पुरानी, देश को जोड़ने वाली पार्टी में जुड़ा हूं। अब जैसा पार्टी का निर्णय होगा, मैंने अपनी मंशा उनको व्यक्त कर दी है, उनका जिस प्रकार से मन होगा मैं वही करूंगा। लेकिन सर आप पुराने सांसद हैं, मतलब 3 बार चुनाव जीते हैं। कोई दरभंगा सीट से 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं जीता, और जब भी जीता कोई अल्पसंख्यक जीता या ब्राह्मण जीता। दरभंगा सीट माना जाता है कि या तो अल्पसंख्यक जीत सकता है या कोई ब्राह्मण जीत सकता है। लेकिन महागठबंधन में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इस सीट पर दावा कर रहे हैं कि मलाहों की सीट है, तो कैसा लगता है आपको दावा? नहीं, जरूर दावा करें, इसमें कोई नहीं। मुकेश जी को मैं भी जानता हूँ, छोटे भाई की तरह हैं, मेरे ससुराल के हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन समीकरण जिस प्रकार का दरभंगा में है या बिहार के हर एक जगहों पर होता है, और समीकरण को देख करके ही सीट दी जाती है। अगर देखा जाए तो 3 मुख्य रूप से जो जातियां वहाँ पर हैं, 1 नंबर पे मुसलमान है, 2 नंबर पर ब्राह्मण है, 3 नंबर पर यादव हैं। उसके बाद छुटपुट हैं, जैसे अपने मलाह जाति के लोग हैं, वह टोटल 71,000 हैं। वोटिंग जो करते हैं वह 49,000 हैं, 49,000 वोटर हैं। उसमें से वोटिंग होती है 34,000 की या 35,000 की। तो यह उनका योगदान उस क्षेत्र में है। बाकी जो जैसा समझेंगे लोग करेंगे, महागठबंधन बैठे। 30,000 जाति के वोट पर कैसे कोई लोकसभा की सीट पर दावा ठोक सकता है? देखिए, ये इसमें मैं कहने वाला कौन होता हूँ? अब मैं जब एक समर्पित कार्यकर्ता कांग्रेस का बन गया हूँ, तो अब यह जो महागठबंधन के लोग हैं वो बैठकर तय करेंगे किसको क्या करना है। ऐसा तो है नहीं कि मेरी रोजी रोटी राजनीति से चलती हो। भगवती कृपा से इतना कुछ दिया हुआ है मुझे कि मैं बिना चोरी किए, बिना हेरा फेरी किए दबंगई से काम करता हूँ। मेरे नाम पर किसी प्रकार का कोई जघन्य अपराध नहीं है, झूठ में बोलता नहीं। आप क्षेत्र में चले जाएंगे, लोग इस बात की मेरे दीवानगी ज़रूर रखते हैं कि मैंने 20 साल तक दरभंगा में सेवा की, मेरे नाम पर एक भी भ्रष्टाचार का या कमीशन खाने का या झूठ बोलने का आरोप नहीं। लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं ना अपनी सीट को लेकर? अस्वस्थ तो प्रत्येक व्यक्ति होता है जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। चुनाव वहीं से लड़ना? मैंने अपनी मन की इच्छा जाहिर कर दी। अब इतने साल हो गए तो अब जाएंगे कहाँ? तो यह अब पार्टी तय करेगी, महागठबंधन बैठेंगे, वो लोग तय करेंगे कौन कहाँ से लड़ेगा, और जो जहाँ का समीकरण बना होता है उसी प्रकार से सीटें जहाँ तक मैं जानता हूँ बढ़ती हैं। कांग्रेस में आप शामिल हो गए हैं, अब दरभंगा में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कोई रैली, कोई कार्यक्रम का आयोजन? कार्यक्रम का आयोजन तो आज ही है। अभी मोटरसाइकिल रैली है, वहाँ लगभग 1,500 मोटरसाइकिल होंगे, 500-600 गाड़ियाँ हैं। लोगों ने मेरे स्वागत का कार्यक्रम किया है। उसके बाद वहाँ से जुलूस में हम लोग कांग्रेस कार्यालय जाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कभी संबंध नहीं बना रहा। इन 20 सालों में तो सभी पार्टियों से मेरा संबंध बन गया, और मेरा सौहार्दपूर्ण संबंध है। मैं किसी की तरफ सौतेला व्यवहार नहीं करता, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ किया। वो किसी पार्टी का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म मजहब का हो, मेरे लिए वो बराबर है, क्योंकि वो दरभंगा का रहने वाला है, मेरा कुटुंब है, मेरा ससुराल है, और मैं उसकी वैसी इज्जत करता हूँ। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कीर्ति झा आजाद को, और आप ये मानकर चलिए कि अगर कांग्रेस महागठबंधन में रहती है तो मिथिलांचल से यानी दरभंगा से कीर्ति झा आजाद ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कीर्ति झा आजाद लगातार 3 बार से वहां से बीजेपी के सांसद रहे हैं, और पहले सांसद हैं जो 3 बार एक सीट से चुनाव जीते हैं। और वैसे भी वो सीट ऐसी है जहां पर केवल अल्पसंख्यक और ब्राह्मण ही जीतते रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि अगर दरभंगा सीट नहीं मिला तो महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे। तो उन्हें अब तैयार रहना चाहिए महागठबंधन से बाहर होने के लिए, क्योंकि कांग्रेस किसी भी कीमत पर मिथिलांचल की एक सीट तो नहीं छोड़ेगी जहां से कीर्ति झा आजाद को लड़ाना चाहती है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।